गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जूलॉजी का अगला जो टॉपिक है वो है फुफ्फुसीय आयतन। इससे भी जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है। तो फुफ्फुसीय आयतन जो है उसमें सबसे पहले हम जानेंगे ज्वारीय आयतन के बारे में। ज्वारीय आयतन क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि सामान्य श्वसन के दौरान बैठे हैं हम लोग या सोए हैं, ठीक ना। सामान्य श्वसन जब हम कोई भी काम ना कर रहे हो, फ्री बैठे हैं, और उस समय जब हम बड़ी सरलता से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ठीक, तो उस दौरान जो फेफड़ों का आयतन होता है या जो वायु फेफड़ों से आने जाने वाली वायु का जो आयतन होता है वो आयतन ज्वारीय आयतन कहलाता है। याद रखिएगा, ठीक। सामान्य श्वसन के दौरान जब कोई भी बीमारी ना हो, आप कोई भी काम ना कर रहे हो, इस दौरान ग्रहण की गई वायु या छोड़ी गई वायु का जो आयतन है वो ज्वारीय आयतन कहलाता है। और इसका मान होता है कितना? 500 ml। 500 ml में से 350 ml जो है वो फेफड़ों के अंदर ब्रोंकियोल में भर्ती है। ब्रोंकियोल के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं जब मैंने फेफड़े की औत की आपको पढ़ाया, फेफड़ा में आपको पढ़ा चुका हूं, ध्यान रखिएगा। तो उसमें 350 ml वो वायु होती है जो ब्रोंकियोल में, मतलब फेफड़ों के अंदर भरी होती है, ठीक। और 150 ml वो वायु होती है जो डेड स्पेस वायु कहलाती है, मतलब जिसका गैसीय आदान प्रदान नहीं होता। वो वायु जो गैसीय आदान प्रदान में भाग नहीं लेती, ठीक ना, उसका मान होता है 150 ml। और 350 ml फेफड़ों के ब्रोंकियोल में भर जाती है जिसका आदान प्रदान होता रहता है। तो सामान्य श्वसन के दौरान ली गई वायु या छोड़ी गई वायु का जो आयतन है वो ज्वारीय आयतन कहलाता है। फिर चलते हैं निश्वसित आरक्षित आयतन की ओर। निश्वसित आरक्षित आयतन ये क्या होता है? सामान्य निश्वसन के पश्चात बलपूर्वक निश्वसित की गई वायु, मतलब जो हम हवा खींच रहे हैं, निश्वसन मतलब अंदर हम सरलता से सांस ले रहे हैं, ये लिए, अब हम चाहे तो और भी हवा खींच सकते हैं, और भी हवा खींच सकते हैं। तो ये जो अतिरिक्त हवा मैंने सामान्य श्वसन के अलावा जो अतिरिक्त हवा मैंने खींची है उस हवा को कहते हैं निश्वसित आरक्षित आयतन। और इसका मान होता है कितना? 3000 ml। इसका मान 3000 ml होता है। सामान्य श्वसन, आप खुद अनुभव कीजिएगा इस चीज को कि जैसे आप सांस ले रहे हैं, ले लिया आपने सांस, अब और वायु आप खींच सकते हैं। तो ये जो अलग से हवा मैंने खींची है ये कहलाएगी निश्वसित आरक्षित आयतन। सामान्य निश्वसन के बाद बलपूर्वक ताकत लगाकर खींची गई जो हवा वो निश्वसित आरक्षित आयतन कहलाएगी। अब बात करते हैं उच्च श्वसित आरक्षित आयतन। ये क्या होता है? तो हम कहेंगे सामान्य निःश्वसन, निःश्वसन मतलब हवा को छोड़ना। सामान्य निःश्वसन के पश्चात छोड़ी गई जो वायु है, सामान्य निःश्वसन के पश्चात छोड़ी गई वायु का जो आयतन है, बलपूर्वक छोड़ी गई वायु मतलब वायु का जो आयतन है वो उच्च श्वसित आरक्षित आयतन कहलाता है। जैसे मैंने हवा छोड़ दी, सांस पहले मैं ले रहा हूं, ये ली मैंने, अब मैंने सांस छोड़ दी, मैं चाहूं तो और हवा छोड़ सकता हूं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप सामान्य तरीके से वायु छोड़ने के बाद और जितनी हवा बलपूर्वक छोड़ सकते हैं उस वायु को कहते हैं उच्च श्वसित आरक्षित आयतन। इसका मान होता है 1100 ml, ठीक है, याद रखिएगा 1100 ml। फिर इसके बाद करते हैं अवशेषीय आयतन। ज्वारीय आयतन के बाद दूसरा आयतन आईएमपी जो है वो है अवशेषीय आयतन। ये क्या होता है? तो अधिकतम उच्च श्वसन के बाद फेफड़े में बची वायु, हम ताकत लगाकर जितनी हवा छोड़ सकते हैं उसके बाद भी हमारे फेफड़े में यदि वायु बच जाए तो इस वायु को क्या कहा जाएगा? अवशेषी वायु कहा जाएगा, ठीक। अधिकतम उच्च श्वसन के बाद मतलब अधिकतम क्षमता के बाद, जब हम अधिकतम क्षमता लगाकर, ताकत लगाकर जब हम हवा को छोड़ देते हैं उसके बाद हमारे फेफड़े में जो बची वायु है वो क्या कहलाती है? वो अवशेषी वायु कहलाती है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं आईएमपी, ध्यान रखना इसका मान 1200 ml होता है, इसका मान 500 ml होता है। फिर इसके बाद आगे चलते हैं मृत अवकाश वायु या डेड स्पेस वायु। याद रखिएगा ये क्या भाई? वह स्थान जहां गैसीय विनिमय नहीं होता। अभी हमने चर्चा की थी 150 ml की, कि वो वायु जिसका गैसीय आदान प्रदान नहीं होता, तो वो वायु जो गैसीय आदान प्रदान में भाग नहीं लेती उसे मृत अवकाश वायु या डेड स्पेस वायु के नाम से जाना जाता है। इसका मान होता है 150 ml। ये भी आईएमपी हमारे लिए। फिर इसके बाद चलते हैं कार्यात्मक अवशेषी क्षमता। ये कार्यात्मक अवशेषी क्षमता क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, सामान्य बहिश्वसन के बाद, बहिश्वसन मतलब वायु को बाहर छोड़ना, सामान्य बहिश्वसन के बाद फेफड़े में बची वायु, तो सामान्य बहिश्वसन, सामान्य तरीके से हवा को यदि हम बाहर छोड़ दें, ताकत न लगाए, सामान्य तरीके से हम हवा को बाहर छोड़ दें, उसके बाद फेफड़े में कितनी वायु बचेगी? तो उसका मान होगा 2300 ml। और ये किसके बराबर होगा? ये उच्च श्वसित आरक्षित आयतन 1100 ml और अवशेषी वायु 1200 ml। देखो 1200 ml तो फेफड़े में रहती है, लेकिन बिना बल के हम वायु को यदि छोड़ते हैं तो ये भी बचेगी। तो 1100 और 1200 मिलकर के कितना हो जाएगा? 2300, ठीक है ना। सामान्य बहिश्वसन के बाद फेफड़े में जितनी वायु बच जाती है उस वायु को
हम नाम देते हैं कार्यात्मक अवशेषी आयतन, जिसका मान होता है 23 ml। अवशेषी वायु या अवशेषी आयतन होता है 1200 ml, लेकिन कार्यात्मक अवशेषी आयतन जो है वो कितना होता है, वो 2300 ml होता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक, फिर इसके बाद चलते हैं जैविक क्षमता। जैविक क्षमता क्या है? तो अत्यंत गहरे अंतः श्वसन के बाद, अत्यंत गहरे अंतः श्वसन के बाद फेफड़े से निकाली जा सकने वाली वायु की अधिकतम मात्रा। ठीक, मतलब हम पूरी ताकत लगाकर जितनी हवा अंदर खींच सकते हैं, जितनी हवा अंदर खींच सकते हैं, ठीक, जितनी भी, ठीक, तो उसके बाद फेफड़े से जितनी हवा हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक, उसका नाम है जैविक क्षमता। मतलब जितनी ताकत लगाकर, जैसे मैं हवा खींच रहा हूं, सांस ले रहा हूं, और सांस ले सकता हूं, और सांस ले सकता हूं, तो इस प्रकार से जितनी हवा मैं खींच सकता हूं, उसके बाद अब ये जो मैं हवा छोड़ूंगा, जितनी हवा मैं छोड़ूंगा, इस हवा को नाम दिया जाएगा क्या? जैविक क्षमता। तो अत्यंत गहरे जितनी ताकत लगा सकते हैं आप, ठीक है, इतनी ताकत लगाने मतलब जितनी ताकत आप लगा सकते हैं, उसके बाद जितनी भी हवा आप भर लेंगे फेफड़े के अंदर, और अब उस वायु को जब आप बाहर निकालेंगे तो निकाली गई वायु क्या कहलाएगी? जैविक क्षमता कहलाएगी। ध्यान रखना। और इसका जो मान है वो किसके किसके बराबर होता है, मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। ज्वारीय आयतन, ठीक, निःश्वसित आरक्षित आयतन और उच्च श्वसित आरक्षित आयतन, ठीक, इन तीनों के बराबर होना चाहिए। 3000 और 4000, 4100, 5000, इन तीनों को मिलाकर के जैविक क्षमता बनती है। ज्वारीय आयतन, निःश्वसित आरक्षित आयतन और उच्च श्वसित आरक्षित आयतन को मिलाकर क्या होता है? जैविक क्षमता होता है। उसकी वैल्यू पूछी जाएगी, ध्यान रखिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये डेफिनेशन देकर के सामने वाला आपसे पूछे, तो अत्यंत गहरे अंतः श्वसन के बाद जितनी क्षमता आप लगा सकते हैं, जितनी क्षमता लगाकर आप वायु खींच सकते हैं, उसके बाद जब वायु आप छोड़ेंगे तो ध्यान रखिएगा उस वायु का जो आयतन है, छोड़ी गई वायु का जो आयतन है, वो जैविक क्षमता कहलाएगा। ठीक, अब इसके बाद कुल फुफ्फुसीय क्षमता। फेफड़े कुल कितनी हवा को अपने अंदर ग्रहण कर सकते हैं? फेफड़े की कुल फुफ्फुसीय क्षमता कितनी है? तो मैं आपको बता दूं, जैविक क्षमता और अवशेषी वायु, जैविक क्षमता और अवशेषी वायु मतलब 4600 और 1200 ml, ठीक है ना, दोनों को मिलाकर के 5800 ml कुल फुफ्फुसीय क्षमता जो है, फेफड़े में भरी वायु का कुल आयतन जो है वो 5800 ml होता है, जो कि जैविक क्षमता और अवशेषी वायु के कैसा होता है? बराबर होता है। तो यहां से हमारे लिए ज्वारीय आयतन IMP है, अवशेषी आयतन IMP है, मृत अवकाश वायु IMP है, जैविक क्षमता IMP। पढ़ना सभी को है, लेकिन इनका आयतन भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है इनका आयतन। ठीक, फिर चलते हैं कुछ श्वसन वर्णक की ओर। श्वसन वर्णक ज्यादातर हम लोग हीमोग्लोबिन जानते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन के अलावा भी लगभग 9 से 10 प्रकार के वर्णक होते हैं, जिसमें से 2 या 3 का वर्णन होता है। तो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, केवल उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, क्लोरोक्रूओनिन और हीमोएरिथ्रिन। तो हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रंग का वर्णक है। हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रंग का वर्णक है। इसमें धातु होती है कौन सी? Fe। और ध्यान रखिएगा ये जो हीमोग्लोबिन है ये कहाँ पाया जाता है? RBCS में पाया जाता है। तो मैं कहूंगा कि हीमोग्लोबिन जो है इसका रंग होता है लाल, इसमें जो धातु होती है वो होती है Fe। स्थान जो है इसका वो कहाँ पाया जाता है? RBCS में पाया जाता है। और सबसे मुख्य ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? किन जीवों में? कार्डेटा मतलब वर्टिब्रेटा अर्थात रीढ़ की हड्डी वाले जीवों में ये देखने को मुख्य रूप से मिलता है। फिर आगे चलते हैं हीमोसाइनिन। ये कौन सा वर्णन है? नीले रंग का। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? Cu। इसका ध्यान रखना है कि हीमोसाइनिन में कौन सी धातु पाई जाती है? Cu। ठीक, रंग कैसा होता है? नीला। ये कहाँ मिलेगा? प्लाज्मा में। और आपको पता होगा, अपन ने पढ़ा था मोलस्का और आर्थ्रोपोडा संघ के जो जीव होते हैं जिनमें हीमोसील पाई जाती है, तो हीमोसील जो है उसी से बना है हीमोसाइनिन। ध्यान रखिएगा नीले रंग का होता है और मोलस्का और आर्थ्रोपोडा में मुख्य रूप से ये पाया जाता है। क्लोरोक्रूओनिन ये हरे रंग का होता है। इसमें भी धातु कौन सी होती है? Fe। स्थान क्या है? प्लाज्मा। और उदाहरण क्या है? एनेलिडा। और उसके बाद अगला नाम है हीमोएरिथ्रिन। रंग कैसा होता है? लाल। धातु कौन सी होती है? Fe। स्थान क्या है? कार्पल्स। कार्पल्स मतलब कणिकाएं। अब वो चाहे RBCS हो चाहे WBCS हो, है ना। तो हीमोएरिथ्रिन जो है ये लाल रंग का होता है। इसमें भी Fe धातु होती है और ये कार्पल्स मतलब कणिकाओं में पाया जाता है। ठीक, और मैं आपको बता दूं एनेलिडा और लिंगुला ये 2 विशेष मतलब ये संघ है और ये जीव का नाम है जहां पर हम ये कहेंगे हीमोएरिथ्रिन जो है वो पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन लाल रंग का होता है, Fe धातु होती है, स्थान RBCS मतलब रक्त में होता है, और उदाहरण क्या है? कार्डेटा। हीमोसाइनिन नीले रंग का होता है, धातु कौन सी होती है? Cu। ध्यान रखना है, स्थान प्लाज्मा है।
और मोलस्का और आर्थ्रोपोडम पाया जाता है। क्लोरोक्रूमोनेट हरे रंग का होता है, Fe धातु होती है, स्थान स्कम्भ प्लाज्मा है, संघ एनिलिडा के जीवों में ये विशेष तौर पर मिलता है, ठीक ना। हीमोरेथिन लाल होता है, Fe धातु इसमें पाई जाती है, स्थान कार्पल्स मतलब कणिकाएं, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका कणिकाओं में पाया जाता है, और उदाहरण है एनिलिडा और लिंगुला, ठीक है। तो इस तरह से ये एक अच्छा टॉपिक था, इसको ध्यान रखना है। जस्ट अगले वीडियो में इसके बाद आपको दे रहा हूं।